हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यू, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक शॉर्ट हैंडल भी है, वो है @e-teacher449। इस हैंडल को जब आप यूट्यूब पे डालते हो तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब करके अलग अलग वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। आज का वीडियो जो हमने बनाया वो बेस्ड है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर। ये पेपर जो आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर की कोई भी स्ट्रीम हो उसको ये पढ़ाया जाता है। और इस साल आपने देखा ही होगा कि फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है ईवीएस की वजह से। वो इसलिए कि स्टूडेंट जो है पेपर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और एक दिक्कत और भी मैंने देखी है कि हम हमारे पास जो सिलेबस बनाया गया है खासकर ईवीएस का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और टिपिकल वे में बनाया गया है। उसको देख के ऐसा लगता है कि कोई मेजर और माइनर का सिलेबस बनाया है, और साथ में जो बुक्स आपको मार्केट में मिलेगी वो भी काफ़ी टफ प्रकार की बनाई गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये पेपर मैंने 3 साल पढ़ाया भी है। हालांकि मेरा जो स्ट्रीम है वो अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ये पेपर जेनरिक तरीके से एसीसी में पढ़ाया जाता है, तो इसको मैं मानता हूँ कि कोई भी पढ़ा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, और इसको बनाना भी चाहिए सिंपल वे में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन बुक्स को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। ये दोनों लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे, जिसका जो भी मीडियम है वहाँ पे उस पेपर को देख सकता है, उस मटेरियल को देख सकता है। साथ में मैंने पिछले साल जब ये पेपर हुआ और इसका एक वीडियो एनालिसिस बनाया था पेपर के ऊपर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक्स बनाए हैं, जो भी मैंने एक्चुअली 90% सिलेबस तो मैंने कंप्लीट किया है, कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं जो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या मुझे लगता है कि उसके अल्टरनेटिव में आप कोई भी टॉपिक हो जो आपको पेपर में आएगा उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो 2 या 3 दिन पहले मैंने इस पूरे वीडियो को डाला था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, आप सभी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था दोनों वीडियोज़ को। और दोनों वीडियोज़ को व्यूज़ जो मैंने देखा उस पर वो 20,000 हो चुका था 3 दिन के अंदर। लेकिन सिर्फ दुख की बात और एक डिसमोटिवेटिंग थिंग मेरे लिए वही रही कि 20,000 लोगों ने जब इस वीडियो को देखा और सब्सक्राइब जो मेरे चैनल को बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया, ये 500 या 600 से ज़्यादा नहीं किया, तो ये मेरे लिए एक बोल सकते हैं कि डिसमोटिवेटिंग थिंग थी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब दोबारा से नए स्टूडेंट आएंगे ईवीएस तो पढ़ना ही है, या जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि हम नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए उसको इम्प्रोवाइज़ करें। इसका पीडीएफ हम प्रिपेयर करें सिंपल वे में, ताकि बच्चे इस पेपर को साथ में पढ़ते हुए अपने मेजर और माइनर के पेपर को ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो जो प्रीवियस मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उसका वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पेपर के एनालिसिस की ओर। बीबॉक का ये पेपर है जो रिसेंटली पिछले मंथ हुआ था। 100 नंबर का पेपर होता है, सभी लोग आप जानते हैं, 3 घंटे का समय होता है। बीबॉक का पेपर जो यहाँ पे लिखा गया है कि 40 पेजेस के जो आंसर शीट है वहाँ पे आपने उसमें लिखना है, लेकिन बाकी जो हमारे पेपर्स होते हैं वहाँ पे आंसर शीट जो होती है वो 32 पेजेस की ही होती है। तो नोट में यहाँ लिखा है कि ये पेपर जो 5 पार्ट का होगा और जो ए पार्ट होगा कंपलसरी। ए पार्ट कंपलसरी का मतलब होता है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें से। यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए, 10 के 10 आपको करने हैं, सब के सब कंपलसरी है। लेकिन अगर दूसरे बीए और दूसरे बीएससी का जब एग्जाम्स होते हैं और उस समय जो पेपर एक तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है, दूसरा इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन है वो 12 दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन इनको देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा गया कि द वर्ड एनवायरनमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, कि कौन से लैंग्वेज से ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट ड्राइव किया गया है, तो ये है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें से हमने देखना कि विच इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, इसमें हमने देखना कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे बी ऑप्शन की ओर। तो फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल भी एक नेचुरली बनता है। नन ऑफ द अबव को चूज करने से पहले हम ऊपर देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो इसको हम चूज करेंगे यहाँ पर इस आंसर को। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है द कॉन्टिनेंट विच रिचेस बायोडाइवर्सिटी, कहने का था कि ऐसा स्थान या ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे जैव विविधता जिसको हिंदी में बोलते हैं सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अंटार्कटिका भी दिया है। अंटार्कटिका में आपको सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा होना संभव नहीं है। एशिया को भी कंपेयर करें तो साउथ अफ्रीका को भी कंपेयर करें तो इसमें जो आंसर है वो है सी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, बोलता अर्सनिक इज द मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट, ये किस में पाया जाता है। देखो सबसे ज्यादा तो ये वाटर में होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन जब आपके पास सारे दिए हैं, अगर ये एयर और सॉइल नहीं होता तो शायद हम
वाटर को ही चूज करते थे, लेकिन यहाँ पर ये एयर और सॉइल भी है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव जो है हमारा आंसर होगा, आंसर डी। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज विच परसेंट, मतलब कितना परसेंटेज है टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे जो आंसर थोड़ा सा जो मैंने रिसर्च किया है एक्चुअल में 21 या 22% दोनों इसका आंसर जो हो सकता है, क्योंकि 21.75% मैंने जो आगे बुक्स में या लिटरेचर में देखा है, तो 22% इसका आंसर हम मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है वो द ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो किस प्रकार से एनहेंस होती है कैसे बढ़ती है एनवायरनमेंट में, ये गैसेस किस प्रकार से बढ़ती है। तो ग्रीन हाउसेस जो गैस रिलीज करती है एनवायरनमेंट के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर ए CO2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल जो है किस चीज से थ्रेटनेड है, किस चीज से इसको जोखिम है, खतरा है बोल सकते हैं। तो इस आंसर को चूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एसिडिक रेन जो हिंदी में अम्लीय वर्षा बोलते हैं, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो अम्लीय वर्षा जब भी धरती पे आती है तो ये जो हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होती है, जो पुराने जो बिल्डिंग्स है उनको इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा क्रॉप्स, ह्यूमन को भी इम्पैक्ट करती है। कि कहना करता है कि जो स्टार्टिंग की जो 10 या 15 या 10 घंटे की जो बारिश होती है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। और वो एसिड कैसे बनते हैं, वो एसिड दो प्रकार से बनते हैं। एक बनता है नाइट्रेट एसिड से बनता है, दूसरा बनता है सल्फ्रिक एसिड। तो नाइट्रेट जो या नाइट्रिक एसिड है वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे दिया है BSO2, इसको बोलते हैं SO2 सॉरी। तो इसको बोलते हैं सल्फ्रिक एसिड। तो ये जो है हमारे ताजमहल जैसे जो ओल्ड जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसको इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पब्लिक अवेयरनेस कैन बी जनरेटेड बाय। अब पब्लिक अवेयरनेस या एनवायरनमेंट के बारे में हम कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो कैंपेन्स कर सकते हैं, पोस्टर से भी कर सकते हैं, मास मीडिया भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो डी और आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबोव। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। इनमें से कौन सा जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो वॉल्केनिक इरप्शन ये भी आपको सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक होता है, फ्लड का आना भी प्राकृतिक होता है। ब्लो आउट, ब्लो आउट का अगर अर्थ देखें तो क्या गिर जाना, ढह जाना। इसको हम बाद में चूज करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बाद लास्ट वाले को। तो सुनामी भी नेचुरल है। तो ये तीनों को हम अगर आप कंपेयर करें A, B और D को, तो ये नेचुरली होने वाले हैं। और ब्लो आउट मतलब किसी चीज का घटना होना या ढह जाना, ये हम बोल सकते हैं ब्लो आउट, या हमें इसमें नेचुरल में इसको देखते नहीं है तो इसको हम मैनमेड में ही रखेंगे। तो ये हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है CNG की हमने फुल फॉर्म स्टैंड क्या करता है CNG। तो कॉमन नेचुरल गैस नहीं है, इसका आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बी। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर। और पार्ट बी में आपने देखना है कि पार्ट बी एक्चुअल में आते कैसे हैं। हर यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे और में। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपने कम से कम 5 पेजेस का लिखना है। तो अब हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से पूछा गया है। सबसे पहले आपने साधारण भाषा में एनवायरनमेंट का जो है डेफिनेशन और मीनिंग बताना है। उसके बाद आपने बताने हैं इसके स्कोप्स और किस प्रकार से अगर हम जो एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो ये बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। आपने दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करना है। जो क्वेश्चन आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी भाषा में, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी आसान है, लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों क्वेश्चन को तो पहला मेरे हिसाब से इजी है और आप आसानी से उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट सी की ओर। यहाँ पे लिखा है हाउ एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम किस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सों को बचा सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दोनों क्वेश्चन आसान है, बराबर बराबर के लगे। तो देखो अगर अपने एनवायरनमेंट में देखो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो होती है, अलग अलग तरीके से आप जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। उनकी जगह जो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज है जो बोल सकते हैं कि एक बार यूज करने के बाद हम उनको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, तो उनको बचाने के लिए हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को भी प्रयोग में लाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपली दिया है कि रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं संसाधन। एक जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उनको जनरेट कर सकते हैं, दूसरा एक बार यूज करने के बाद जैसे कोल वगैरह दोबारा जनरेट नहीं होते हैं। तो इसको भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन को आपने आसानी से पढ़ा है, जो आप बोलते हैं कि पॉइंट में लिख सकते हैं, और 20 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 5 पेजेस का ये होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि देखो लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप 1 पेज का 1.5 पेज का अगर आप लिख के जाओगे तो आपको आंसर जो है बोल सकते हैं कि या इसका मूल्यांकन जो भी करेगा वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा।
नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट डी, बट व्हाट आर द कॉजेज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ये इसमें सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्बन और इंडस्ट्रियल के विभिन्न प्रकार के वेस्ट आते हैं जो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसका कारण देखना है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या कंट्रोल। देखो, आपने कॉजेज और इफेक्ट अगर जान लिया तो कंट्रोल आप इन्हीं चीज़ों का बना सकते हो। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग और व्हाट आर इस कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो ग्लोबल वार्मिंग के भी इजी है, आसान है, लेकिन इसके जगह पे आप इसका जो अल्टरनेटिव है इसको अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो बात करते हैं अगला पार्ट, तो ये लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट ई। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट मतलब आपने सिर्फ नोट में मतलब एक या डेढ़ या दो पेजेस के बीच में आप इसको लिख सकते हैं। तो 5 पेजेस की बात करें तो ढाई ढाई पेज का आप बना सकते हो। चिपको मूवमेंट का आपके बारे में डिटेल में आपने लिखना है। बिश्नोई मूवमेंट जो राजस्थान में शुरू हुआ था एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। चिपको मूवमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिश्नोई मूवमेंट के ऊपर में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव में दिया गया क्वेश्चन जो है वो है राइट इन डिटेल अबाउट द एनवायरमेंटल एथिक्स। तो एथिक्स कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, बोल सकते हैं कि साधारण भाषा में। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है या इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव दिया क्वेश्चन दिया है इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा ऊपर जाते हैं और आपको मैं बताता हूँ जो मैंने पूरा पेपर आपको बताया एनवायरमेंटल स्टडीज का। देखो डियर स्टूडेंट, ये पेपर मैंने कम से कम 3 साल पढ़ाया था, बीइंग ए टीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ को मैं एज ए जेनरिक मानता हूँ, इसको कोई भी पढ़ा सकता है, उतना ज़्यादा स्पेसिफिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ को जेनरिक मान के एसीसी का पेपर मान के स्टूडेंट के लिए इसको तैयार किया गया। तो इस प्रकार से इसका जो सिलेबस भी जेनरिक होना चाहिए और कोई भी इसे पढ़ा सकता है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में हमने नॉलेज लेना है ताकि एनवायरनमेंट को हम जान सकें और उसको बचा सकें। तो इस पेपर को पढ़ाते हुए मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका सिलेबस भी एक्चुअल में जो बनाया गया काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर इसको आप देखते हैं तो काफ़ी होच पोच भी लगता है मुझे और बहुत ज़्यादा दे दिया है। और साथ में जो बुक्स आप मार्केट में देखेंगे तो वो साइंस से ज़्यादा और टिपिकल साइंस उसमें प्रयोग की गई है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में लेक्चर तैयार किए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल इस हैंडल पे जाके, आप ई टीचर के हैंडल पे जाके वहाँ पे दोनों लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाया पेपर एनालिसिस पे, जिसमें मैंने बताया कि मैंने कौन कौन से टॉपिक जो मैंने सिलेबस में कंप्लीट किए हैं। एक्चुअल में 90% सिलेबस कंप्लीट ही है, कुछ टॉपिक जो मुझे लगते हैं कि जरूरी नहीं है वो मैंने छोड़ दिए हैं और वो आए भी नहीं है पेपर में। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में मैंने आपके लेक्चर तैयार किया है। और इसी लेक्चर को आप 4 साढ़े 4 घंटे का लेक्चर है, तो 4 साढ़े 4 घंटे के लेक्चर को आप देख के आप पूरा अपना साल का पेपर तैयार कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ईवीएस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग देख चुके हैं इस साल कि सबसे ज़्यादा जो सप्ली या जो पेपर फेल हुए हैं जिसमें वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने सपोर्ट करना है मुझे, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अपने सब्जेक्ट से आउट ऑफ वे जाके मैंने इस पेपर को आपके लिए स्पेशली तैयार किया है। और जब भी मैंने पेपर, मुझे अभी भी याद है कि पिछले सेशन में मार्च अप्रैल में जब पेपर हो रहा था तो उससे 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको अपलोड किया था और एक हफ्ते से ज़्यादा मैंने इस पर वर्कआउट किया, काम किया, कम से कम 8-10 घंटे इस पर काम किया और इस मटेरियल को आपके लिए तैयार किया। कम से कम 20,000 लोगों ने 2 या 3 दिनों में, 2 दिनों में ही 20,000 लोग बच्चे स्टूडेंट्स ने इसको देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन दुख की बात सिर्फ यही रही कि 20,000 लोगों ने जब इसको देखा और देखने के बाद जो है सब्सक्राइब जो मेरे चैनल को बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया। मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 या 1000 से ऊपर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया। तो वॉच या व्यूज़ को देखें तो 20,000 लोगों ने देखा इस पूरे वीडियो को। तो चलो, सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, ताकि हम जो नेक्स्ट इम्प्रोवाइजेशन क्या हो सकती है इस वीडियो में वो हम करेंगे। इसके अलावा इस साल एक और भी यूनिट इसमें बोल सकते हैं कि कुछ एक टॉपिक्स और भी ऐड किए हैं मैंने, उसका भी वीडियो बनाया है, उसको उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो सपोर्ट करते रहना है, शेयर करते रहिए। और भी कौन से वीडियो, कौन से टॉपिक में आपको लगता है कि वीडियो बननी चाहिए वो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उन पे काम कर सकूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।